हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 6th चैप्टर, जिसका नाम है विश्व मानव अधिवास। अब आप सोच रहे होंगे कि अधिवास क्या होता है। बच्चों, जितना कठिन आपको ये शब्द नज़र आ रहा है, उतना ही आसान है आपका ये चैप्टर। बच्चों, अधिवास का शाब्दिक अर्थ होता है मानव बस्ती या फिर मकानों या घरों के समूह को हम क्या कहते हैं, मानव अधिवास कहते हैं। बच्चों, इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम प्राप्त कर लेते हैं हमारे यूनिट का इंट्रोडक्शन। ये हमारी इकाई 3 है, यानी कि यूनिट नंबर 3, और इसका नाम है विश्व में मानव अधिवास। बच्चों, RBSE यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो पेपर होगा, उसके अंतर्गत इस यूनिट से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये यूनिट नंबर 3 है, यानी कि इकाई 3, और इस इकाई का नाम है विश्व में मानव अधिवास, और 4 अंकों के प्रश्न उत्तर इससे आएंगे। बच्चों, इस यूनिट में एक ही चैप्टर है और उसका नाम है चैप्टर नंबर 6, विश्व मानव अधिवास। तो बच्चों, आपने इस यूनिट के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है विश्व मानव अधिवास। बच्चों, एक खूबसूरत सा घर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये घर, मकान या फिर कोई भी झोपड़ी, ये क्या होती है बच्चों? अधिवास की मूलभूत इकाई एक मकान, घर, निवास स्थान या छोटी झोपड़ी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि खूबसूरत मकान ही मकान कहलाता है। जहाँ कहीं भी मानव का निवास स्थल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसका आवास कहते हैं। और जो मानव आवास होते हैं, वो ही अधिवासों में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या जाना कि मानव निवास की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? मकान, जिसे हम घर भी कह सकते हैं, झोपड़ी भी कह सकते हैं, या फिर वो एक महल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, जो मकान होते हैं वो यदि संख्या में 5 या उससे अधिक हों, या फिर हज़ारों, सैकड़ों हों, तो वो क्या बन जाती है? एक मानव बस्ती बन जाती है, जिसे हम मानव अधिवास कहते हैं। मानव अधिवास एक टेक्निकल वर्ड है और मानव बस्ती उसका साधारण भाषा में अर्थ है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसे हम ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। तो ये क्या है? एक मानव बस्ती है, अर्थात मानव अधिवास। बच्चों, धीरे धीरे करके ये छोटी छोटी जो मानव बस्तियां हैं, वो नगर बनते हैं, महानगर बनते हैं, मिलियन सिटी बनती है, मेगा सिटी बनती है, यानी कि विश्व स्तर के नगरों के रूप में ये विकसित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार के जो छोटे छोटे गांव घरों के समूह होते हैं, वो बाद में क्या बन जाते हैं? मिलियन सिटी बन जाते हैं, यानी कि मेट्रो सिटी जैसे शहर भी इन्हीं से बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जान लेते हैं कि मानव अधिवास का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, उठा लेंगे अपनी नोटबुक, बुक और पेन, और साथ में एटलस बुक भी, और मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम किसकी परिभाषा? मानव अधिवास की परिभाषा। मानव अधिवास को साधारण शब्दों में क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास या फिर मानव बस्ती भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी के धरातल पर मानव निवास के रूप में जो घर, मकान उपयोग में आते हैं, जब वो संगठित इकाई के रूप में रहते हैं, यानी जब वो समूह के रूप में रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मानव अधिवास कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक प्रसिद्ध विद्वान जो कि प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लॉश हैं। आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लॉश किसके प्रवर्तक थे? ये संभववाद के प्रवर्तक थे। ठीक है बच्चों, इन्होंने परिभाषा दी है कि मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं संपत्ति को रखने के लिए एक निर्मित संरचना है। यानी जब व्यक्ति अपने घर में रहता है तो वो बहुत सुरक्षित महसूस करता है। इसके अलावा उसके पास जो भी बहुमूल्य चीज़ें होती है, उसे वो कहाँ रखना चाहता है? अपने आवास में रखना चाहता है।
ठीक है बच्चों, हो सकता है कि वो आभूषण हो या उसके पशु हो, यानी जो कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कहाँ रखेगा, आवास के अंदर रखेगा। तो हमने क्या जाना कि मानव अधिवास किसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, मानव अधिवास पृथ्वी के धरातल पर मानव के निवास के रूप में जो मानव बस्तियां होती है, जो उनका समूह होता है, उसे हम मानव अधिवास कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों प्रोफेसर विडाल डी लोब्लॉश ने भी एक परिभाषा दी कि यह व्यक्ति को स्वयं को भी सुरक्षित रखती है और उसके सामान को भी सुरक्षित रखने वाली एक संरचना है। उसे क्या कहा जाएगा, अधिवास कहा जाएगा। बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मानव अधिवास कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों मानव अधिवास दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास से तात्पर्य है कि आप जानते हैं कि जो लोग घुमंतु प्रकृति के होते हैं, यानी कि जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, इधर से उधर विचरण करते रहते हैं, जैसे कि ऋतु प्रवास करने वाले लोग, वर्ष के 6 महीने कहीं और, वर्ष के 6 महीने किसी दूसरे स्थान पर रहते हैं। यानी ऐसे लोग जो हमेशा घूमते रहते हैं, उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, उनको हम रखेंगे अस्थायी आवास की कैटेगरी में। उसी प्रकार कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार ज़्यादातर लोग कौन से आवास बनाकर रहते हैं, वो स्थायी आवास बनाकर रहते हैं। जैसे कि हम लोग कैसे रहते हैं, हम स्थायी आवास बनाकर रहते हैं, हम अक्सर अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या देखा हमने, आप इसको नोट भी कर लेंगे कि अधिवासों को उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, अस्थायी आवास और स्थायी आवास। तो बच्चों ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी अस्थायी आवास के क्षेत्र हैं। यानी मैं ऐसा समझती हूँ कि पूरे विश्व में अब बहुत कम लोग हैं जो घुमंतु प्रकृति के हैं, यानी इधर से उधर घूमते रहते हैं और अपना अधिवास भी बदलते रहते हैं। विश्व में ज़्यादातर लोग स्थायी आवास बनाकर ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हमने एक टेबल बनाई है कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर अस्थायी आवास के क्षेत्र हैं। बात करते हैं हम पूर्वोत्तर भारत की। पूर्वोत्तर भारत में 3 राज्य हैं, असम, नागालैंड और मणिपुर। इन तीनों राज्यों में एक जनजाति है, वो है नागा जनजाति। और ये किस प्रकृति का आवास बनाती है बच्चों, ये अस्थायी प्रकृति के आवास बनाती है। यानी इनकी जो प्रकृति है वो विचरण करने की है और ये अपना आवास भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहते हैं। हमने झूमिंग कृषि के बारे में पढ़ा था कि स्थानांतरित कृषि का एक नाम है ये। स्थानांतरित कृषि में जिस प्रकार किसान अपना खेत बदलता रहता है, उसी प्रकार बच्चों अस्थायी आवास में व्यक्ति अपना आवास बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेपी मैदान। बच्चों हमने शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान जब पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि स्टेपी मैदान किस क्षेत्र में स्थित है। बच्चों ये यूरेशिया महाद्वीप में है, यानी कि इसका कुछ भाग यूरोप में और कुछ भाग एशिया में आता है। और यहाँ पर एक किर्गिज जनजाति है। वो कैसी जनजाति है, अस्थायी आवास के क्षेत्र बनाती है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है आर्कटिक क्षेत्र। और ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाली जो एस्किमो जनजाति है वो भी क्या करती है, अस्थायी आवास के क्षेत्र बनाती है, जैसे कि इग्लू और रेंडियर की हड्डियों से बना आवास। ठीक है बच्चों, अगला क्षेत्र है अरब व सहारा। अरब और सहारा में रहने वाली जो बद्दू जनजाति है वो भी अस्थायी आवास के क्षेत्र में ही आएगी। अगला है रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग। बच्चों ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला और इस पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में एक जनजाति रहती है, उसका नाम है रेड इंडियन। ये जनजाति भी अस्थायी आवास के क्षेत्र बनाती है। अगला नाम आता है कालाहारी मरुस्थल का और ये हमने पढ़ा था कि कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति रहती है और ये भी अस्थायी प्रकृति के आवास बनाती है। अगला नाम आता है आपके राजस्थान का कि राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश में 3 ऐसी जनजातियां हैं
जैसे कि रेबारी, गाडरी और बंजारे, ये तीनों जनजातियां अस्थायी आवास के क्षेत्र में रहती है, यानी जो अपना स्थान परिवर्तन है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली करती है। तो बच्चों, आप भी इस तरीके की एक टेबल बना लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्थायी आवास किसे कहते हैं और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। बच्चों, आप नोट करेंगे स्थायी आवास के बारे में। बच्चों, विद्वानों के द्वारा ऐसा माना गया है कि उत्तर पाषाण युग में जब से स्थायी कृषि की शुरुआत हुई, यानी जब से व्यक्ति ने स्थायी कृषि का आरंभ करना सीखा, उसके बाद से उसके आवास की जो प्रकृति थी वो कैसी हो गई? स्थायी आवास की हो गई। यानी जब उसको पता लगा कि कृषि कार्य कैसे करना चाहिए और हमें एक ही स्थान पर रहना चाहिए, तब से उसका जो अधिवास है वो कैसा हो गया? स्थायी प्रकृति का हो गया है। तो आप नोट कर लेंगे बच्चों, उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति मानते हैं। यह कहा जा सकता है कि मानव के विकास क्रम में जब से मानव समूह में रहने लगा। बच्चों, पहले ऐसा भी होता था कि मानव समूह में नहीं रहता था, लेकिन धीरे धीरे करके जब उसने कृषि कार्य आरंभ करना शुरू कर दिया तो मानव समूह में रहने लगे और तभी से अधिवासों का विकास हुआ होगा। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा विद्वान कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम जानते हैं कि आखिरकार मानव अधिवास क्यों बनाए जाते हैं। ऐसा क्या उद्देश्य है हमारा जिससे कि हमारा मानव अधिवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ। तो नोट करेंगे बच्चों कि मानव अधिवासों का निर्माण निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। बच्चों, अभी अभी हमने किसकी परिभाषा पढ़ी थी? प्रोफेसर विडाल डी लाब्लाश की परिभाषा पढ़ी थी और उन्होंने क्या बताया था कि मानव अधिवासों का निर्माण स्वयं की सुरक्षा के लिए और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक संरचनात्मक इकाई के रूप में हुआ होगा। यानी मनुष्य को अपनी सुरक्षा भी करनी है और अपनी संपत्ति की सुरक्षा भी करनी है। इसके अलावा बच्चों, उसके जो पशुधन है उसकी सुरक्षा के लिए भी उसे संपत्ति की आवश्यकता होती है, यानी उसे स्थायी आवास की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही कुछ और कारण हैं जिससे कि मानव अधिवास का जो निर्माण है उसके लिए उद्देश्य निर्धारित हुआ। बच्चों, जैसे कि सर्दी है, तो क्या सर्दी के दिनों में हम खुले में रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार बच्चों, जो कठोर गर्मी के दिन होते हैं तब भी हम खुले प्रांगण में नहीं रह सकते। यदि वर्षा ऋतु आ जाए तो वर्षा ऋतु में भी हमें किसी स्थान की आवश्यकता होती है। तो भौतिक वातावरण से सुरक्षा के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? हमें आवश्यकता हुई आवास की। ठीक है बच्चों, तो जो पहला कारण है वो क्या है कि भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए, यानी सर्दी, गर्मी और बारिश से बचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? अधिवास की आवश्यकता है। यानी कि मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा हेतु हमें अधिवास चाहिए। उसी प्रकार बच्चों, मानव कृषि कार्य करता है और कृषि कार्य से उसे फसल की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? उसके अन्न को भंडारण करने के लिए भी तो आवास चाहिए, है ना? तो आप लिखेंगे खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु मानव अधिवास की आवश्यकता है। इसके अलावा बच्चों, यदि मानव खुले में रहेगा तो उसे हमेशा मच्छरों का, जंगली जानवरों का भय सताता रहेगा कि यदि कोई आ गया और हमें खा गया तो। इसीलिए बच्चों, उसे क्या चाहिए? उसे एक आवास की आवश्यकता महसूस हुई और अधिवासों का आरंभ हुआ। तो बच्चों लिखेंगे अपना अगला पॉइंट, जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा के लिए हमें आवश्यकता होती है आवास की। अगला पॉइंट है बच्चों, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षिक कार्यों के लिए भी हमें आवास की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है, पारिवारिक एवं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए हमें आवास की आवश्यकता होती है। बच्चों, कहते हैं ना कि व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। यदि रोटी है, कपड़ा है और मकान नहीं है तो क्या होगा? व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं होगी। तो बच्चों, मकान कैसा भी हो, अपना हो या किराए का हो, लेकिन छोटा हो या बड़ा हो,
हमें मकान की आवश्यकता शुरू से ही हुई है, इसीलिए तो अधिवासों का आरंभ हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या जाना कि अधिवास किसे कहते हैं, क्या होते हैं अधिवास। अधिवास जो होते हैं वो मानव बस्ती का ही पर्याय होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भाग 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, जहाँ कहीं भी आपको लगता है आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। तो बच्चों, हम मिलेंगे अगले भाग में, भाग 2 के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।